तो शर्म क्यों आनी चाहिए पाकिस्तान को, ये आइए आपको सबसे पहले बताते हैं। भगत सिंह का अपमान करके पाकिस्तान साबित करने की कोशिश क्या कर रहा है, खबर क्या है। पाकिस्तान की पंजाब सरकार ने भगत सिंह को आतंकी बताया है, वो भी कोर्ट में दिए अपने हलफनामे में। मामला समझिए, लाहौर के शादमान चौक का नाम भगत सिंह रखने की मांग की जा रही है। आज से नहीं, कई सालों से यह डिमांड हो रही है, अब तक पूरी हुई नहीं है। पाकिस्तान के भगत सिंह मेमोरियल फाउंडेशन ने चौक पर भगत सिंह की, शहीद भगत सिंह की मूर्ति लगाने की मांग भी की थी। बिल्कुल, और इसी मांग को लेकर यह मामला था। पंजाब सरकार ने कोर्ट में कहा भगत सिंह क्रांतिकारी नहीं बल्कि अपराधी थे, ये दावा किया जा रहा है, ये दलील दी जा रही है। सरकार ने कहा आज की परिभाषा के तहत वो एक आतंकवादी थे। तो ये देखिए, ये सरकार की तरफ से कोर्ट में दलील दी गई है। जी हां, सरकार की ओर से पूर्व सेना के अफसर तारिक मजीद ने कोर्ट में जवाब दिया, और जो जवाब दिया उसने हर किसी को हैरान करके रख दिया है। तारिक ने कहा भगत सिंह ने ब्रिटिश पुलिस अधिकारी की हत्या की थी, ब्रिटिश पुलिस अधिकारी की हत्या की थी, इसलिए उन्हें आतंकी करार दिया जा रहा है। उन्हें और उनके 2 साथियों को फांसी की सजा दी गई थी इसके बाद ब्रिटिश हुकूमत की तरफ से, और आज उसी मामले को आधार बनाकर भगत सिंह को अपराधी, आतंकी साबित करने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान। और खास बात क्या है, चौक का नामकरण करने और मूर्ति लगाने की योजना रद्द हुई है और लाहौर हाई कोर्ट में 17 जनवरी को अगली सुनवाई होगी इस पूरे मामले पर। लेकिन इस सुनवाई के दौरान ही ये एक नया विवाद पाकिस्तान की हुकूमत ने खड़ा कर दिया है। जी, और भगत सिंह के अपमान पर जाहिर है भारत में भी बहुत गुस्सा है। कांग्रेस ने पाकिस्तान पर हमला बोला है, पाकिस्तान का चेहरा बेनकाब हो गया, यह कहा गया। कांग्रेस सांसद गुरजीत सिंह औजला ने कहा पाकिस्तान सरकार माफी मांगे अपनी इस करतूत पर। पाकिस्तान ने बहुत निंदनयोग ਜਿਹੜਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਚੌਂਕ ਬਣਨਾ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ। ਇਹਦਾ ਘਟੀਆ ਮਨਸੂਬਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਉਹ ਨੰਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ मजबूर करे कि पाकिस्तान इस गल ते समुचे अपने देश को तो साडे देश दोवां कोई माफी मांगे। तो भगत सिंह के अपमान पर पाकिस्तान पूरी दुनिया के सामने एक बार फिर से बेनकाब हो चुका है। ऐसे में कुछ सवाल हैं जो शहबाज शरीफ सरकार से पूछे जरूर जाने चाहिए। जी हां, क्या है वो अहम सवाल? सवालों के बारे में अगर बात करें, 5 सवाल, वो बहुत अहम 5 सवाल हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। पहला सवाल, क्या भगत सिंह पर पाकिस्तान का असली चेहरा सामने आ गया है जिस तरह की दलील वहां की सरकार की तरफ से अदालत में दी गई है? तो क्या यह दिखाता है कि पाकिस्तान का असली चेहरा क्या है, वहां हुकूमत में बैठे लोगों की असली सोच और असली समझ क्या है? दूसरा, क्या आतंकी मुल्क भगत सिंह के योगदान को भुला चुका है? भगत सिंह ने तब शहादत दी थी जब पाकिस्तान पैदा भी नहीं हुआ था, बना भी नहीं था। क्या लादेन को शहीद बताने वाला पाकिस्तान शहीदों की कुर्बानी भूल गया? अपने शहीदों की कुर्बानी भूलने का यह कौन सा नया रिवाज शुरू करने जा रहा है पाकिस्तान? क्या आजादी के लिए जान देने वाले महापुरुषों को आतंकी कहेगा पाकिस्तान? यह है वो अहम सवाल जिसकी पड़ताल जरूरी है। भगत सिंह की विरासत पर हक जताता है तो उन्हें सम्मान क्यों नहीं देता? यह अहम सवाल है। हमारे साथ इस वक्त कई खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। यदविंदर सिंह संधू, भगत सिंह के, शहीद वीर भगत सिंह के पोते, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं टीवी 9 भारतवर्ष पर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुशील कुमार सिंगल जी हमारे साथ, पूर्व राजदूत मौजूद हैं। डॉक्टर ओम जी उपाध्याय हमारे साथ मौजूद हैं, इतिहासकार। डॉक्टर इरशाद अहमद खान साहब, नेता हैं PMLN के, पाकिस्तान की रूलिंग पार्टी के, इस्लामाबाद से हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। इसके अलावा रजा खारल, इतिहासकार हैं, लाहौर से हमारे साथ इस वक्त लाइव मौजूद हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। लेकिन सबसे पहले संधू साहब, आप भगत सिंह के पोते हैं। आज जब पाकिस्तान शहीदों की कुर्बानियां भूलकर वीर भगत सिंह को, शहीद भगत सिंह को आतंकी करार दे रहा है, अपराधी करार दे रहा है, तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपके मन की भावना, उसके बाद ही आज चर्चा की शुरुआत करेंगे। संधू साहब, पहला रिएक्शन आपसे।
जी जी, देखिए मैं सबसे पहले आपके सामने एक तस्वीर लेके आऊँगा जी। ये शहीद आज़म भगत सिंह जी की तस्वीर है। अगर आप देखेंगे ध्यान से, ये हमें देखने को मिलती है, उनके हाथ में हथकड़ियाँ लगी गई हैं। और ये तस्वीर अगर आप देखेंगे, ये 1927 की है, जब भगत सिंह जी को सबसे पहली बार पकड़ा गया था। और जब भगत सिंह जी को 1927 में सबसे पहली बार पकड़ा गया था, तब हिंदुस्तान एक नक्शे में जो चीज़ थी, जहाँ पे कोई कौम नहीं होती थी, हर व्यक्ति यहाँ पे हिंदुस्तानी होता था। ना कोई मुसलमान था, ना कोई सिख, ना कोई ईसाई, ना कोई हिंदू, सारे एक हिंदुस्तानी के रूप में लड़ते थे अंग्रेज़ों के शोषण के खिलाफ। जो शोषण होता था हमारे पे शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से और भाईचारे के रूप से और आर्थिक रूप से, कई तरह के शोषण उसमें किए जाते थे। ये तस्वीर उसकी गवाह है कि 1927 में उनके हाथ में हथकड़ियाँ हैं जी। तो ये बहुत ही अफसोसदायक ऐसी टिप्पणी देखने को मिली है पाकिस्तान की तरफ से कि ये वो भगत सिंह जी जिन्होंने हिंदुस्तानियों की लड़ाई लड़ी थी, मानवता की लड़ाई लड़ी थी, एक अंग्रेज़ों के जुल्मों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, सत्ता के खिलाफ यानी व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, जिससे हर भारतीय को उन्होंने जगाया था अपने बलिदान के बाद। और मुझे तो हैरानी और ये देख के हुई है कि कायदे आज़म जिन्ना, जिनको पाकिस्तान में नोटों में भी उनको सम्मान के रूप में उनकी तस्वीर को लगाया जाता है जी। उन्हीं जिन्ना ने अपना 12 सितंबर 1929 को भगत सिंह जी के हक के अंदर सेंट्रल असेंबली में एक बयान दिया था कि भाई ऐसा नहीं है कि ये लोग एक हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं, ये लोग हमारे देश के नौजवान हैं, इनकी बात को सुनना चाहिए और उनकी ब्रेवरी को, उनकी हिम्मत को, उनकी मानवता की सेवा की भावना की, जिसके लिए उन्होंने ध्येय के लिए संघर्ष कर रहे थे, उसके हक में बोला था। तो देख के अफसोस होता है कि पाकिस्तान जो जिन्ना है उनकी बात पे ही नहीं खड़ा हो पा रहा। और मैं तो ये कहूँगा कि पाकिस्तान के पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो दुनिया को अपना एक इतिहास दिखा सकती है भगत सिंह जी के रूप में। भगत सिंह जी की जेल डायरी में उन्होंने लिखा है कि आई एम अ मैन एंड ऑल दैट इफेक्ट्स मैनकाइंड दैट कंसर्न्स मी। मैंने यानी एक मैं मनुष्य हूँ, ऐसी कोई भी चीज़ जो मानवता को नुकसान पहुंचाती है मुझे उससे मतलब है, मुझे चिंतित है। तो मैं तो ये कहूँगा, सुबह से ही मुझे कल से बहुत फ़ोन आ रहे हैं, हर एक को बहुत बुरा लगा। पाकिस्तान की तरफ से इस तरह का बयान आया, इस तरह की बात आई, तो बहुत ही अफसोस और चिंताजनक ये बात है। और मैं तो यही कहूँगा कि एक बहुत अच्छा चांस है पाकिस्तान के पास अपने आप को दुनिया में दिखाने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान के पास ऐसा मुझे कुछ दिखता नहीं हिस्टोरिकली कि वो कुछ दिखा सकते हैं दुनिया में। और भगत सिंह जी एक अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। बिल्कुल देखिए, बांग्लादेश, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, ये सारा ही खिता जो दक्षिण भारत एशिया है हमारा, वो सारा ही। और सबसे बड़ी बात है, भगत सिंह जी जैसा एक आइकॉन था जिसने 23 साल। सर सबसे बड़ी बात है कि अपने माजी, और ऐसा कौन सा आतंकवादी है जो अपने माजी और अपने हिस्ट्री को ही। हाँ सर, बात पूरी करिए, पूरी करिए। मैं ये कहना चाहता, अगर हम जो स्टेटमेंट हमें अखबारों के माध्यम से और आपके माध्यम से देखने को मिली, और मैं TV 9 को बहुत बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि पूरी दुनिया में आपको देखा जाता है, तो आपकी वजह से मैं सोचूंगा कि भाई जो पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी है थोड़ा जागृत होगी, थोड़ा अपने आप को प्रोग्रेसिव करेगी और अच्छी चीज़ों की तरफ जाएगी। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कौन सा आतंकवादी 116 दिन की भूख हड़ताल करता है, कौन सा आतंकवादी अपने आप को सरेंडर करता है और उसके पास अगर अपॉर्चुनिटी हो कि वो फांसी के फंदे को ठुकरा सके, पर नहीं, उन्होंने हंसते हुए फांसी का फंदा चूमा। तो मैंने वही बताया, जब वो संघर्ष चल रहा था तब कोई ना कोई हिंदू था, ना कोई मुसलमान था, हर कोई भारतीय था, हिंदुस्तानी था, एक प्रताड़ित आदमी था अंग्रेज़ों के शोषण के खिलाफ, जिसका प्रतीक बन के एक इनकलाब के रूप में भगत सिंह जी आए थे। और तो मैं आपके एक संज्ञान में और बात लाता हूँ, पीछे 4 मार्च को 2024 को ही अखबारों के माध्यम से पता चला कि लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब की जो चीफ सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान के, उनको निर्देश दिया कि काफ़ी टाइम से इस शादमान चौक का नाम भगत सिंह जी के नाम पे करने के लिए कहा गया है, तो आप लोग कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वहाँ की प्रशासन की कुछ शायद उनके ऊपर काम का दबाव आया, या जैसे आपने कहा कि कट्टरपंथी सोच की वजह से वो नैरो माइंडेड होते जा रहे हैं। यही तो रीजन हम जानने की कोशिश करना चाहते हैं संधू साहब। इस वक्त इरशाद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इरशाद अहमद साहब, जरा आइए सीन में और बताइए कि ये हुआ कैसे, ये आप लोगों ने कर कैसे दिया। मतलब एहसान फरामोशी की इंतहा हो गई है तो, कि एक फ्रीडम फाइटर जिसने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ लड़ते हुए अपनी जान दे दी, और तब तो हम सब लोग साथ थे, कोई भारतीय नहीं था, कोई पाकिस्तानी नहीं था, हर कोई हिंदुस्तानी था, हर कोई भारतीय था, और वो ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा था। आज उस कुर्बानी को आप लोगों ने भुला दिया। भगत सिंह को आतंकवादी कहते हुए, अपराधी कहते हुए आपकी जुबान लड़खड़ाई नहीं। बहुत शुक्रिया जी। मैं ये कहूंगा कि देखिए, ये एक फर्द वाहिद के कहने से आप ये समझ रहे हैं कि मेरी हुकूमत ने, आप मुझे ये बताइए, मेरे प्रेसिडेंट ने, मेरे वजीर आजम ने, मेरे आर्मी चीफ ने, या किसी ISI के हेड ने ये बात की, अगर किसी वकील ने या किसी अदालत में किसी पेपर्स में ये कहा गया
तो मैं नहीं समझता, क्योंकि हम भी ये समझते हैं कि उसने कुर्बानियां दी भगत सिंह ने, नो डाउट कि उसकी यादगार बननी चाहिए पाकिस्तान में। लेकिन एक तरफ तो मैं ये देखता हूं कि आज आप इस पे भगत सिंह पे एक प्रोग्राम कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि शायद किसी वकील ने हमारे एक टेस्टर न लगाकर देखा हो खालिस्तानियों के लिए, क्योंकि ये सिखों का दोस्त सिख है, ये सिख भाई है हमारा, इसने कुर्बानियां दी, इन्हीं सिखों को, खालिस्तानियों को आप दहशतगर्द कहते हैं। आज अगर मेरे किसी वकील भाई ने ये कह दिया अदालत में या कहीं पेश होकर के ये बात हो गई, तो आपको बहुत सारी नहीं, एक मिनट इरशाद साहब, क्या आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की, पंजाब की हुकूमत का ये ऑफिशियल रुख नहीं है, क्योंकि डिप्टी एडवोकेट जनरल हैं जिन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में सरकार का ये रुख सामने रखा है और ये माना जा रहा है कि पंजाब सरकार का ये रुख है, आप इससे इनकार कर रहे हैं? नहीं, मैं ये कह रहा हूं, बिल्कुल मैं ये कह रहा हूं कि हो सकता है हमारे हेड ऑफ द स्टेट को पता ना हो, ना मालूम हो। वाह वाह वाह, मैं बता रहा हूं कि मतलब लाहौर हाई कोर्ट में डिप्टी एडवोकेट जनरल सरकार का क्या पक्ष रखने जा रहे हैं, ये सरकार को पता ही नहीं है। वकील ने पेश किए हैं पेपर, तो इसको हम मैं तो समझता हूं कि अगर ऐसे पेपर किए हैं तो ठीक नहीं किया, क्योंकि ठीक ये है कि भगत सिंह वाकई एक मेहरबान था जो कि खिते के लिए, आजादी के लिए लड़ा और 23 साल की उम्र में उसको मार दिया गया। वो ठीक नहीं हुआ था, उसने बड़ी आजादी की जंग लड़ी। लेकिन दूसरी तरफ देखता हूं कि बुकला ने एक टेस्टर भी लगा दिया आपको कि खालिस्तानी सच्चे थे, वो वाकई भगत सिंह के भाई थे, सिख थे, वो सिख जो कुर्बानी आज तक लड़ रहे हैं, जिनको आप देशद्रोही कहते हैं, बाकी आप मान रहे हैं कि वो देशद्रोही नहीं। अरे इरशाद साहब, क्या बार बार खालिस्तान की रट आपने लगा रखी है? आपको पता भी है खालिस्तानी आतंकी जो हैं वो वही भाषा बोलते हैं जो आप लोगों की सरकार ने कोर्ट में बोली है भगत सिंह के खिलाफ। खालिस्तानी जो आतंकी हैं वो भी भगत सिंह को आतंकी ही बताते हैं। आप यहां बैठकर खालिस्तान की रट लगाए हुए हैं, कमाल है भाई। जो मैं देख रहा हूं कि भगत सिंह को आज तक किसी ने दहशतगर्द नहीं कहा पाकिस्तान में, बल्कि पूरी दुनिया में उसकी तारीफ की जाती है कि उसने थोड़ी सी उम्र में बहुत ज्यादा कुर्बानी दी, बहुत ज्यादा उसने एफर्ट्स की, बहुत ज्यादा लोगों को इकट्ठा किया। और वो तो पढ़ने लिखने वाला बंदा था, वो तो हमेशा कहता था गोला बारूद नहीं, किताब की जंग लड़िए, लिख के जंग लड़िए, बोल के जंग लड़िए। ये बात तो हो गई कहने वाली ना, बात नहीं करता था। अरे जनाब, ये बात कहने वाली हो गई जो आप कह रहे हैं, और जमीन पे जो हो रहा है भाई, भगत सिंह के नाम पे एक चौक का नाम नहीं रख पाए, अदालतों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। कोई भी सरकार आपके यहां जब इतना उनको रिस्पेक्ट करती है तो क्या दिक्कत आई भाई? कितने साल हो गए, पूरी एक सदी होने जा रही है। हमारे साथ रजा खारल साहब जो कि हिस्टोरियन हैं, लाहौर से जुड़े हुए हैं। रजा खारल साहब, सवाल ये है, मैं एक बड़ा सवाल, मतलब वाइडर क्वेश्चन रखना चाह रहा हूं कि अपनी हिस्ट्री से जो जुड़ी चीजें हैं, कम से कम वो हिस्ट्री जो हमारी साझा थी, उसको डिनाई करने या उसको कमतर देखने की क्या वजह हो सकती है? आखिर उसको डिनाई करने की क्या वजह हो सकती है? 47 के पहले जितने भी लोग थे जिन्होंने जंगे आजादी में शिरकत की, एक साथ लड़े, उनको एक्सेप्ट करने, उनका एहतराम करने, उनका सम्मान करने में पाकिस्तान में क्या रुकावटें हैं? उस हिस्ट्री को एक्नॉलेज करने में क्या रुकावटें हैं? रजा खालिद साहब जी, सरेदास, तो सबसे बड़ी रुकावट यही है कि हमारे यहाँ अभी तक बहुत सारी जो कवानीन हैं, जैसे पाकिस्तान पीनल कोड है, ये ब्रिटिश पीरियड से ही चला आ रहा है, बल्कि 1861 से चला आ रहा है, जिसकी वजह से जो डेफिनेशंस हैं मुख्तलिफ एक्ट्स की, वो वही चली आ रही हैं। पाकिस्तान ने उनको अनडू नहीं किया। एक तो सरेदास सबसे बड़ी हर्डल ये है पाकिस्तान के अंदर, इंडिया का मुझे मालूम नहीं है। दूसरी ये है कि ये अभी आधी पिक्चर है कि एक तो ये मामला सब जुडिस है और इस मामले की अभी इंतहा नहीं हुई है। हम उम्मीद करते हैं कि जनवरी में जब इसकी हेयरिंग होगी 2025 में, तो यकीनन वो पिटिशनर का वकील भी पेश होगा और कंटेस्ट करेगा इस केस को। ये एक बंदे की राय है जो मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की जानिब से जो इश्तिहार छापा गया अखबारात में कि हम इस चौक का नाम रखना चाहते हैं, आप क्या कहते हैं? और एक बंदे ने, तारिक मजीद नामी बंदे ने ये अपनी राय दी है, और उस राय को खुली राय नहीं कह सकते। मैं इसकी इस लिहाज से थोड़ी सी मजीद तशरीह करना चाहूंगा कि भगत सिंह का गांव और भगत सिंह का घर पाकिस्तान में एक नेशनल म्यूजियम की हैसियत रखता है, उसकी बड़ी अहमियत है, और लोग विजिट करते हैं पाकिस्तानी वहां पे और उसको होमेज पे करते हैं और उसकी रिस्पेक्ट करते हैं वहां पे जाके। तो ये एक दूसरी तस्वीर है। हाँ,
ये फॉर द टाइम भी हम जो एफर्ट करते हैं भगत सिंह के लिए, खासतौर पर पाकिस्तानी, और भगत सिंह की खिदमत के एतराफ के लिए। रजा साहब, लेकिन ऐसे में ये कैसे माना जाए कि इतनी बड़ी बात हो गई, सरकार के एक डिप्टी एडवोकेट जनरल ने सरकार का रुख सामने रख दिया, भगत सिंह को अपराधी और आतंकी करार दे दिया, और पंजाब सरकार को, पाकिस्तान के पंजाब सरकार को इसका इल्म ही नहीं है, मतलब मरियम नवाज को पता ही नहीं है कि भगत सिंह को उनका वकील आतंकी कह रहा है कोर्ट में बैठकर, और उसे अंडू भी नहीं किया गया अभी तक नहीं किया गया। लेकिन ये नहीं हो सकता, लेकिन डेफिनेटली इस पे फॉल आउट होगा, इसका रिएक्शन भी है सिविल सोसाइटी की जानिब से भी, और अदरवाइज भी मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर भी इसका रद्द-ए-अमल डेफिनेटली आएगा। अच्छा रजा खान साहब, एक चीज मैं सवाल कर रहा था कि पाकिस्तान की हिस्ट्री बुक्स में और वहां के जनरेशंस को जो हिस्ट्री पढ़ाई जाती है उसमें भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह, रामप्रसाद बिस्मिल, ये लोग कहां खड़े दिखाई देते हैं? कहीं हैं भी या नहीं है, या वो चैप्टर्स हटा दिए गए? अच्छा नहीं, मैं ये जो सिलेबस है हमारा हिस्ट्री का, उसमें ऐसा ही तो नहीं, लेकिन जो हमारी वर्बल हिस्ट्री है उसमें तो बारहा इस चीज का एतराफ किया जाता है और उन्हें रिस्पेक्ट दी जाती है। तो आप ये कह रहे हैं कि पीढ़ियों को ये हिस्ट्री पढ़ाई ही नहीं जाती है? ये कह लें कि ये हिस्ट्री का कुछ हिस्से ऐसे हैं कि उस तरह से, जिस तरह से हम एक्सपेक्ट करते हैं उस तरह से नहीं पढ़ाया जाता। कोई वजह होगी, ये सच्चाई है, और इसको न चैप्टर में शामिल करना, बच्चों को न पढ़ाना, देश को न बताना, मुल्क को न बताना, इसके पीछे की वजह या सोच क्या लगती है आपको? एज ए हिस्टोरियन पूछ रहा हूं। ये सोच तो डेफिनेटली हमारी उसी यानी क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान के कहीं ना कहीं नजर आती है, जो हिस्ट्री की बुक्स में शुरू में दी गई है। लेकिन एट द सेम टाइम कोई बच्चा पाकिस्तानी ऐसा नहीं जो कॉलेज गोइंग हो और उसे पता ना हो भगत सिंह का, नेशनल कॉलेज का पता ना हो, ब्रेडलो हॉल का पता ना हो, लाला लाजपत राय का पता ना हो। मैं अक्सर लोगों से सवाल करता रहता हूं ना, ये कौन थे, क्या हुआ, ये सारा पॉजिटिवली वो लोग कहते हैं। आज भी लोग जाते हैं ब्रेडलो हॉल में, जो उधर रेटिकन रोड। ताज्जुब की बात है, बड़े ताज्जुब की बात है, जब पीढ़ियों को यह बताया ही नहीं जाएगा कि फ्रीडम फाइटर्स कौन थे, उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश हुकूमत से कैसे आजादी दिलाई, तो फिर तो ये होगा ही। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है खान साहब, बहुत अफसोस है मुझे इस बात का। डॉक्टर ओम जी उपाध्याय हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर ओम जी उपाध्याय, किस तरह से आप देखते हैं, वजह तो अपने आप सामने आ गई, इसी डिबेट में सामने आ गई कि हो ऐसा कैसे रहा है, जब आप इतिहास में फ्रीडम फाइटर्स के बारे में कुछ बताएंगे ही नहीं, सरकारें कोर्ट में खुलेआम ये रुख सामने रखेंगे कि भगत सिंह, शहीद भगत सिंह, वीर भगत सिंह आतंकी थे, अपराधी थे, तो फिर पाकिस्तान की आने वाली नस्लों को क्या पता चलेगा? उन्हें तो यही पता चलेगा कि ओसामा बिन लादेन जो था वो शहीद था और भगत सिंह आतंकी थे। नहीं, ऐसा नहीं है। बिल्कुल, जो खरल साहब और दूसरे हमारे साथी लाहौर से जुड़े हुए जो पक्ष रख रहे हैं वो बहुत एकांगी है, मुझे लगता है रवि साहब और समीर जी, क्योंकि एक तो जो लाहौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने हलफनामा दायर किया है और उसमें तारिक मजीद की जो चिट्ठी लगाई है, उस चिट्ठी में ये सारे तथ्य इस तरह से लिखे हुए हैं जो इतने अनर्गल हैं, बकवास है, जिनका कोई ऐतिहासिक मतलब जिसका कोई ऐतिहासिक आधार नहीं है। एकदम डिस्टॉर्ट करने की बात है कि आप भगत सिंह जैसे क्रांतिवीर को, जिनके 8 साल का जो क्रांतिकारी जीवन है उसका एक एक दिन, अगर वो शायद सही में अपने बच्चों को पढ़ाते ठीक तरीके से, सही में भगत सिंह के जीवन से, उनके कृतित्व से, उनके विचारों से परिचित कराते, तो उनके लिए आदर्श लादेन नहीं बनता, उनके लिए आदर्श हाफिज सईद नहीं बनता, और सही में पाकिस्तान शायद दूसरी दिशा में होता, ऐसा मेरा मानना है। उस भगत सिंह को जिन्होंने अपने जीवन की एकदम परवाह किए बिना हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमा, और तभी लाहौर भी अंग्रेजों से मुक्त होके जिसको कहते हैं ना आजाद हवा में सांस ले रहा है। और क्रांतिकारिता देखिए समीर साहब, रवि जी, कि किस तरह की क्रांतिकारिता थी उस व्यक्ति की सांचे में ढली हुई। उनकी माँ, पिताजी, उनके भाई सभी चाहते थे कि उनको उनकी सजा कम कर दी जाए जब वो जेल में है, और उनसे जाके वो जेल में कहते हैं, इतना जबरदस्त रेफरेंस है ये, उनसे जाके जेल में कहते हैं कि आप केवल एक चिट्ठी लिख के दे दो, एक माफीनामा लिख के दे दो। वायसराय से हमारी बात हो रही है, मां विद्यावती ने उनके वायसराय से प्रयास करके ये सारी बातचीत, चिट्ठियां लिख रखी थी कि उनकी सजा कम कर दी जाएगी, फांसी कम कर दी जाएगी। और जब कुछ दिन बाद जाते हैं और एक मुड़ा टुड़ा कागज वो देते हैं जिसकी शुरुआत उन्होंने की होती है जिस शेर से कि उन्हें यह फिक्र है हरदम, उन्हें यह फिक्र है हरदम कि नया तर्जे दफा क्या है, यानी वे टू टार्चर। अंग्रेजों को हमेशा ये चिंता है कि नया नया वे टू टार्चर क्या है, कैसे कैसे टार्चर किया जाए। उन्हें यह फिक्र है हरदम कि नया तर्जे दफा क्या है, हमें यह शौक की देखें सितम की इंतहा क्या है। इस तरह की क्रांतिवीरता, इस तरह के क्रांतिवीर को
जिस जिस जो सम्मान मिलना चाहिए और दुनिया भर में मिलना चाहिए, पाकिस्तान में तो खास करके मिलना चाहिए, क्योंकि अंग्रेजों से अगर वो क्षेत्र भी आजाद है तो उसी वीर के बदौलत है, उसी वीर की क्रांतिकारिता के कारण है, उनके कारण, बटुकेश्वर दत्त के कारण, जो ढेर सारे नाम हैं, रामप्रसाद बिस्मिल के कारण, उनको तो सम्मान वहां भी मिलना चाहिए। लेकिन ये एहसान फरामोशी की, जिसको कहते हैं ना, इंतहा है, एहसान फरामोशी की इंतहा है कि अगर वहां कोई भी एक व्यक्ति लिखने की हिम्मत कर पा रहा है और आपका ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, आप नकार नहीं सकते। बिल्कुल, ये खबर, ये चीज, ये जो बातें आई हैं सामने, और इस डिबेट में भी जो एक फैक्ट निकल के सामने आया है कि वहां तो बताया और पढ़ाया ही नहीं जाता बच्चों को स्कूलों में, तो ये चीज अपने आप में सभी को दुखी करती है और सोचने पर मजबूर करती है कि एक मुल्क कैसे अपने शहीदों को इस तरह से धीरे धीरे पीढ़ी दर पीढ़ी हटाने की कोशिश कर सकता है। वर्बली चाहे जो बातचीत हो, लेकिन एक इतिहास होता है जिस पर हम गर्व करते हैं, हिस्ट्री होती है जिस पर हम फक्र करते हैं, और वही हिस्ट्री वहां से गायब नजर आती है। सुशील कुमार सिंघल हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, पूर्व राजदूत। सर, अक्सर बात सुनते हैं पाकिस्तान की, अभी हम सुन रहे हैं कि दोनों देशों के बीच नजदीकियां लाई जाए, बातचीत की जाए, दीवारें हटाई जाएं। भाई, जब हमारी जड़ में जो चीजें हैं उसी को काटने खोदने में लगे हों पाकिस्तान के एडमिनिस्ट्रेशन, वहां की सरकारें, तो ये दूरियां कैसे मिटेंगी? कैसे लोग जानेंगे कि कभी साझा इतिहास और साझा कुर्बानियां रही हैं दोनों मुल्कों की? आपकी बात बिल्कुल सही है कि जब हम बात करते हैं कि हम आपस में हम बात करें तो उसकी एक फाउंडेशन होनी चाहिए, स्ट्रांग होनी चाहिए। एक हमारी इंडिया और पाकिस्तान जो है, एक दोनों की जो है शेयर्ड हिस्ट्री है, लेकिन जिस तरह से अभी ये बात निकल के आ रही है कि इतने डिस्टॉर्शन के साथ में उसको पेश किया जा रहा है। वैसे जो रजा साहब ने कहा कि भाई ओरली जो है लोग जानते हैं जी, और वहाँ भगत सिंह का जो मेमोरियल है उसकी बहुत रेस्पेक्ट की जाती है, लेकिन लगता है कि इन सब बातों से कि जो सरकार की जो पॉलिसी है, पर्टिकुलरली जो हिस्ट्री सिखाने के बारे में, उनकी जो पाकिस्तान और भारत दोनों एक साथ आज़ाद हुए तो आज़ादी की जो कहानी है, जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया, उसको डिस्टॉर्ट किया गया है और किया जा रहा है। और इसमें मुझे लग रहा है कि जो है ये बड़ी सोच समझ के काम किया जा रहा है, क्योंकि जैसा अभी मेंशन हुआ कि जो है खालिस्तानी जो है, उनको कुछ अभी मैं वीडियो देख रहा था, उसमें खालिस्तानी जो है जो समर्थक हैं वो भी उनको काफिर बोल रहे हैं भगत सिंह को, कि वो काफिर थे, कौम के गद्दार थे और उन्होंने कौम के लिए कुछ नहीं किया। तो और उधर हम देखें कि बांग्लादेश में वहाँ भी कोशिश की जा रही है कि जो हिस्टोरिकल जो उनका लिबरेशन मूवमेंट हुआ उसके साथ जो संबंधित जो भी चीज़ें हैं उनको हटाने की कोशिश की जा रही है, और जो है वहाँ तो सर खुलेआम मिटाने की कोशिश हो रही है। बिल्कुल। तो ये एक मुझे जो लग रहा है कि पार्ट ऑफ लार्जर कॉन्स्पिरेसी है कि लोगों के दिमाग में जो है हिस्ट्री को बदल दिया जाए, और उनको जो आज के जो उनके सर्वे सर्वा हैं वो उनके हिसाब से लोगों को हिस्ट्री का मालूम हो, जो कि एक बहुत जो अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि जब तक हम हिस्ट्री जो है हमारी उसको हम लर्न नहीं करेंगे उससे और उसको फॉलो नहीं करेंगे, हम आगे जो बढ़ने की जो हमारा मुद्दा है वो नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि वो फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं होगी उसकी। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जो एक्चुअल हिस्ट्री है हम उसको लोगों को बताएं, और उसके बाद उस लोग अपना राय उसके ऊपर बना सकते हैं। बिल्कुल सही बात है इरशाद अहमद खान साहब। वैसे तो ये गलती नहीं, ये गुनाह है। भगत सिंह के लिए इस तरह के अल्फाजों का इस्तेमाल जो किया जा रहा है, ये जाहिर है नश्तर की तरह चुभ रहा है, चाहे भारत में लोग हों, और आई एम श्योर कि पाकिस्तान में भी तमाम लोग जो भगत सिंह की शहादत को याद करते हैं, उससे वाबस्ता हैं, उनका भी आलम यही होगा। क्या इस गलती को दुरुस्त किया जाएगा? क्या पंजाब सरकार अब आगे बढ़कर अपने इस कदम को अंडू करेगी और इस गलती पर माफी मांगेगी? देखिए, मैं ये कहूंगा, मैंने शुरू में भी आपसे ये कहा कि ना मेरे वजीर आजम ने, ना मेरी वजीर आला, हमारी बहन, छोटी बहन मरियम नवाज शरीफ साहबा ने, ना हमारे आर्मी चीफ ने, ना प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी ने ये बात की है। एक वकील ने बात की है। अगर वो बात की है तो उसको देखा जाएगा कि इसके पीछे मुहर्रिकात क्या है। और दूसरी बात यह है, मैं तो खुद चाहूंगा, हम अपनी बहन वजीर आला मरियम नवाज शरीफ साहबा से कहेंगे कि भगत सिंह की यादगार बननी चाहिए, लाहौर में बननी चाहिए, फैसलाबाद में बननी चाहिए, क्योंकि ये आजादी के परवाने थे। ये इनकलाब इरशाद साहब, ये कह के कैसे आप वॉक ओवर दे रहे हैं? जो वकील है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे थे?
जो वकील हैं अदालत में जो वो बातें कह रहे हैं, जो दस्तावेज दे रहे हैं, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? भाई किसी भी सिस्टम में रिप्रेजेंटेशन मायने रखता है कि नहीं रखता है? देखिए, मैं आपको एक बात करूं कि गलतियां इंसान से होती हैं। देखिए, जैसे गलती हिंदुस्तान से हुई कि अभी क्रिकेट को भी दहशतगर्दी में ले आए आप। हम क्रिकेट के लिए आपको ऑफर कर रहे हैं, आपको दावत दे रहे हैं, आप दावत कबूल नहीं कर रहे हैं। क्या खेलों को दहशतगर्दी में लाना चाहिए? क्या खेलों को सियासत में लाना चाहिए? अब देखिए, हम बार बार आपको दावत दे रहे हैं। टॉपिक चेंज मत कीजिए इरशाद खान साहब, टॉपिक चेंज मत कीजिए, इस पर हम कल चर्चा कर चुके हैं। आज आप ये बताइए कि लाहौर के शादमान चौक का नाम भगत सिंह चौक होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखिए, जो हमारी हुकूमत डिसाइड करेगी वो होना चाहिए। और मैं तो यही कहूंगा अपनी हुकूमत पंजाब को कि होना चाहिए, उनकी यादगार बननी चाहिए। जितने भी लोगों ने अंग्रेजों से आजादी की जंग लड़ी, जिन्होंने कुर्बानियां दी, जो शहीद हुए, जो कत्ल हुए, जो फांसी लगे, उनकी यादगारें बननी चाहिए। ऐसी हिंदुस्तान में बननी चाहिए, ऐसी पाकिस्तान में बननी चाहिए, ऐसे पूरी दुनिया में जो शहीद हुए, जो लोग जो आजादी के मतवाले थे, जिन्होंने इनकलाब की बात की, उनकी यादगारें बननी चाहिए। उनके मरने के बाद हम क्या अपने एक दूसरे से दहशतगर्दी की बननी चाहिए। और इंतजार देखिए 100 सालों का होने जा रहा है, इसीलिए ये सवाल बनता है। 100 सालों का होने जा रहा है भाई, कुछ सालों के बाद 100 इयर्स हो जाएंगे इस पूरे मामले को, और फिर भी इंतजार पाकिस्तान में बना हुआ है। आप कह रहे हैं बनना चाहिए, और आपके पहले भी लोग कहते गए और निकल गए। किसी भी सरकार की नियत होती है, उसकी मंशा होती है, इंटेंशन होता है, तो ये चीजें जमीन पर दिखती हैं, न कि कोर्ट में आतंकी और अपराधी कोई कह के और फिर उसको दलील के द्वारा ऐसे जस्टिफाई करके दुनिया के सामने रखे। और संधू साहब, आप ये सारी दलीलें सुन रहे हैं, आपको क्या महसूस हो रहा है भाई? क्या एक नियत, एक इंटेंशन वो कहीं फील हो रही है आपको कि शहीद भगत सिंह को पाकिस्तान में उसी नजर से देखा जाए जिस नजर से हिंदुस्तान में देखा जा रहा है? वो नियत आपको सुनाई या दिखाई पड़ रही है क्या? मैं तो आपके माध्यम से जो आपने सवाल करे, बहुत ही अच्छे सवाल करे, और आपके जो सवाल थे आज वो हर हिंदुस्तानी के मन के सवाल थे जी। और मैं ये भी मानूंगा कि जो पाकिस्तान में भी जो प्रोग्रेसिव लोग या सिविल सोसाइटी के लोग हैं जो पाकिस्तान को तरक्की में देखना चाहते होंगे, उनके मन के भी यही सवाल थे। तो जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव पाकिस्तान की तरफ से आ रखे हैं, मैं तो उनसे यही कहूँगा कि सबसे पहले तो जो कोर्ट में टिप्पणियाँ की गई है उसको एक्सपेल कराया जाए। विधा की यहाँ से पॉजिटिविटी दिखे, जो इस तरह की अगर टिप्पणी हुई है उनकी सरकार की नुमाइंदगी की वजह से, तो सबसे पहले तो कोर्ट से उसको एक्सपेल करें। और देखिए, मैं यही कहूँगा कि भगत सिंह जी की यादगार बनाना पाकिस्तान के लिए, खुद के लिए अच्छा है। बिल्कुल। हिंदुस्तान में तो भगत सिंह जी की यादगारें हैं, हिंदुस्तान में तो शहीदों की यादगारें हैं, तभी आप देखिए आज हम दुनिया के किस मकाम पे खड़े हैं। हमने अपने शहीदों को, अपने इतिहास को, अपनी हिस्ट्री को अपने अंदर संजो के रखा हुआ है। तो पाकिस्तान के पास ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो शहीद आज़म भगत सिंह जी की यादगार कुछ बनाए, ताकि वहाँ पे दुनिया देखने आए। देखिए, पाकिस्तान के साथ एक त्रासदी ये है कि उनके पास अपना खुद का इतिहास नहीं है, और जो इतिहास उनके पास हमारे साथ साझा है उसको वो जुड़ने की बजाय, उस पर प्राउड फील करने की बजाय, या अपनी पीढ़ी को कुछ अपना खुद का देने की बजाय दूसरी चीज़ों को वो लोग देखते हैं। तो मेरे ख्याल से भगत सिंह जी वहाँ पैदा हुए, ये इनके लिए सम्मान की बात है, और भगत सिंह जी के लिए कुछ करेंगे तो ये पाकिस्तान के लिए ही गौरव की बात है। तो देखिए, जैसे अब पहले सारे पैनलिस्ट ने बहुत अच्छी अच्छी बातें भी रखी हैं, और उन्होंने ये भी बताया, जैसे आपने कहा, कल्चर और हिस्ट्री सबसे बेस्ट चीज़ है लोगों को आपस में जोड़ने के लिए, ताकि कहीं ना कहीं हमें एक इमोशनली ये तो पता चले कि हम लोग एक साथ एक जुल्म के खिलाफ लड़े थे। बिल्कुल, जो हर हिंदुस्तानी को, मैंने फिर वही कहा, हिंदुस्तानी जब मैं कह रहा हूँ उसमें मुसलमान भी है, सिख भी है, हिंदू भी है, तो उसमें अपना कोई राजनीतिक स्वार्थ ना देखें और थोड़ा कट्टरवादिता से बाहर आएँ, अच्छी चीज़ों को पाकिस्तान स्वीकार करना सीखे। और जो पॉलिटिकल नुमाइंदे यहाँ पे पाकिस्तान से आए हैं, मैं तो उम्मीद करूँगा, आशा करूँगा कि शायद जैसे आज हमें ये खबर देखने को मिली है, शायद 4 दिन के अंदर, हफ्ते के अंदर हमें ये खबर देखने को मिले कि उस शादमान चौक का नाम भगत सिंह जी के नाम पे रखा गया है और वहाँ पे उनका स्टैचू लगाया गया है, तब मैं मानूंगा कि उनकी कोई पॉलिटिकल विल पावर थी। क्योंकि भगत सिंह के योगदान को समझने के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए हमें। बिल्कुल सही बात है। हाँ, कोई रॉकेट साइंस नहीं हमें चाहिए। इरशाद साहब, क्योंकि पूरी करोड़ों लोग आपको आज देख रहे हैं, हिंदुस्तान में भी लोग आपको देख रहे हैं, पाकिस्तान में भी लोग आपको देख रहे हैं। आपके पास एक अच्छा मौका है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के अंदर एक करने का। जी, शहीद भगत सिंह के ग्रैंडसन को सुन रहे थे आप इरशाद साहब, उनकी बातें आपने सुनी, जवाब? मैं ये कहूंगा, देखें, पहले तो यह है कि पाकिस्तान में स्टैचू किसी का भी नहीं लगा हुआ, किसी भी शहीद का, किसी का भी। हाँ, एक यादगार जरूर बनेगी। मैं ये कह रहा हूं कि मेरी
वजीर आला मरियम नवाज शरीफ साहबा की ख्वाहिश देखें, ये अगर कोई बनाने जा रहे थे तो हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत पंजाब ही बनाने जा रही थी उनकी यादगार। अगर किसी वकील ने या किसी ने जाके आर्गूमेंट अदालत में किए हैं तो उसकी अपनी जाती राय है, मेरी हुकूमत पंजाब की राय नहीं है। हुकूमत पंजाब तो बनाने जा रही है, उसको रोकने की कोशिश की जा रही है। इसका मतलब यह है कि हमारी हुकूमत पंजाब तो ये चाहती है कि यादगार बने। हम यादगार बनने से पाकिस्तान का या पंजाब का क्या जाता है, लेकिन एक यादगार जिन लोगों ने कुर्बानियां दी उनकी बननी चाहिए। मैं भी कह रहा हूं आपके चैनल पे, मेरे पूरे पाकिस्तान के, पंजाब के लोग भी ये कहेंगे, और हम लोग ऐसे नहीं है जैसा आप करते हैं। ठीक है खान साहब, आप कह रहे हैं हम मान लेते हैं, लेकिन ये सिर्फ आपके कहने से तो नहीं हो जाएगा। एक्शन में वो चीजें नजर भी आनी चाहिए जिसका जिक्र संधू साहब भी कर रहे थे। रजा खारल साहब, मुझे ये बात बताइए, जो लोग अपोज कर रहे हैं ना लाहौर में, जो संगठन अपोज कर रहे हैं इस बात का कि भगत सिंह चौक नाम ना रखो, भगत सिंह की मूर्ति ना लगाओ, उनकी तरफ से एक और दलील ये दी जा रही है क्योंकि वो नास्तिक थे, वो एथिस्ट थे भगत सिंह, इसलिए उनकी मूर्ति नहीं लगाई जा सकती। ये पाकिस्तान में चलेगा नहीं। क्या ये भी एक बड़ी वजह है जिस बात से थोड़ा कन्नी काटते हुए खान साहब नजर आ रहे हैं और सच्चाई बयां करने के लिए तैयार नजर नहीं आ रहे हैं? रजा खारल साहब, क्या ये भी एक दिक्कत है? ये डेफिनेटली जो अपोजिंग साइड्स होती हैं बाज दफा वो ज्यादा वायलेंट होती हैं या आवाज ज्यादा बुलंद होती है, लेकिन ये कि लाहौरियों की, जहां तक मुझे पता है या मैं ऑब्जर्व करता हूं, एक बहुत बड़ी तादाद ये चाहती है कि ये यादगार बने। और डेफिनेटली ये एक फ्रेगमेंट होता है सोसाइटी का, चाहे वो पाकिस्तान हो, इंडिया हो, कहीं ना कहीं ये जो शिद्दत पसंदी होती है उसकी वजह से नुकसान तो होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये नहीं बनेगी इंशाल्लाह। और दूसरा ये कि मैंने जैसे कहा कि लाइलपुर में, जड़ावाला में भगत सिंह के जो घर था उसको तो नेशनल हेरिटेज के तौर पर तस्वुर किया जाता है, यानी, और ये भी पॉजिटिव एक साइड है और आगे जाके भी इंशाल्लाह ये पॉजिटिव आएगा। अच्छा रजा खालिद साहब, इसी से रिकॉग्नाइज करेंगे और नेशनल लेवल पे करेंगे। इसी से जुड़ा एक सवाल है कि क्या इस सबके पीछे कहीं वो सोच तो नहीं है कि अपने लोगों को, अपने मुल्क को वो रूट्स बताएं जहां से हम निकले हैं और इससे दिक्कतें वहां की सोसाइटी में पैदा हो? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो हिंदुस्तान से अपने रूट्स को दिखाना, जोड़ना, बताना ही नहीं चाहते हैं। हमने पाकिस्तान के टीवी डिबेट्स में बहुत सारी चीजें ऐसी देखी हैं राइट फ्रॉम द अर्ली हिस्ट्री जहां से हम एक नजर आते हैं और वहां फिर उस चीज को हटाने और उस चीज को छुपाने की कोशिश, क्या वही इंटेंशन यहां भी दिखाई आपको देती है? भाई सम्राट अशोक से हम शुरू करें, मगध की हिस्ट्री से शुरू करें, हड़प्पा मोहनजोदड़ो से शुरू करें, ये सब तो पाकिस्तान में भी है, ये एरिया तो पाकिस्तान में भी था, लेकिन क्या वो वहां के लोगों को पता है कि हम सब कभी एक ही जगह से निकले लोग हैं? अच्छा, ये चूंकि प्रोपेगेंडा पाकिस्तान बनने के बाद इतना ज्यादा हुआ कि वो हिस्ट्री का पक्ष जो जिसको आप कहते हैं यानी इंडियन हिस्ट्री या जिस लैंड से हम ताल्लुक रखते हैं, वो किसी हद तक उतना प्रमोट नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। लेकिन अब एफर्ट्स जारी हैं और अब नेशनल लेवल पे जितनी यूनिवर्सिटीज हैं, खासतौर पर प्राइवेट सेक्टर में भी जो यूनिवर्सिटीज हैं, वहां पे इस तरह की डिबेट्स होती हैं कि हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के सक्सेसर्स हैं और हम वहां से निकले हुए लोग हैं। अब अगर मैं खरल हूं तो मैं राजपूत हूं ना, तो मेरा ओरिजिन जो यही इसी सरजमीन से, इसी धरती से है, तो मैं कैसे इसे इग्नोर कर सकता हूँ? मेरा फेथ तो इस्लाम है, लेकिन मेरे साथ साथ मेरा ओरिजिन जो, मैं जेनेटिकली तो यहीं का रहने वाला हूँ। तो अब ये चीजें डिस्कस हो रही और अब ये चीजें इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगी और यही दिस इज द ट्रूथ। उम्मीद की जा सकती है। लेकिन ओम जी उपाध्याय साहब, अभी जो कुछ होता हुआ हम देख रहे हैं पाकिस्तान में, उसको देखकर तो सिर्फ और सिर्फ निराशा, डिसअपॉइंटमेंट ही होता है। रूट कॉज आपके हिसाब से क्या है? नहीं, बहुत सारी चीजें बेहतर भी हो रही होती है। एक मिनट, ओम जी से सवाल था ये जी। समीर जी, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। अभी ये साहब बता तो रहे हैं, वहां से जो जुड़े साहबान हैं कि वहां हिस्ट्री और कल्चर से जोड़ने की कोशिश हो रही है। वास्तव में हुई नहीं। वहां पे हिस्ट्री और कल्चर से पूरी तरह से काट दिया गया, क्योंकि जब भी पाकिस्तान में ये बात होती तो उनकी शुरुआत इंडस वैली सिविलाइजेशन से ही होती। उनकी शुरुआत चूंकि पश्चिमोत्तर प्रांतों में ही सारे वेदों की रचना हुई, तो वेदों को बताना पड़ता। इसलिए जो भी रूट का जो उपजा है, ये जो पाकिस्तान की ये मूल समस्या है कि उनको उसके इतिहास और संस्कृति से पूरी तरह से काट दिया गया। इसलिए वहां सिलेबस अभी स्वीकार किया ही जा रहा है कि स्कूल्स के सिलेबस नहीं तैयार किए गए और वहां पे ठीक तरीके से बच्चों को उनके रूट्स
उनकी जो ओरिजिन है, उनका जो गौरवशाली इतिहास है, वो नहीं बताया गया, क्योंकि वो इतिहास पूरी तरह से जुड़ता भारत से, वो इतिहास पूरी तरह से जुड़ता हमारी धर्म और संस्कृति से। सनातन भी समझाना पड़ता, वैदिक संस्कृति। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा फ्लॉ है, ये बहुत बड़ा फ्लॉ है दो देशों के बीच अमन और शांति करने के रास्ते में। सुशील कुमार जी, क्या ये सब कुछ बहुत प्लान्ड दिखाई देता है आपको? मतलब चूंकि ये आज की बात नहीं है, जैसा अभी हमने देखा, ये राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, राइट फ्रॉम द इंसेप्शन ऑफ पाकिस्तान ये नजर आता है। सुशील जी, हमारे पास समय कम है, ओम जी हम समय कम है, दूसरे मेहमान के पास जा रहे हैं। आप जो बात कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, क्योंकि जो ये टू नेशन थ्योरी थी जिसके बेसिस पे देश का विभाजन हुआ आज़ादी के समय, और पाकिस्तान में ये डिसाइड किया गया आई थिंक हुक्मरान ने कि हम केवल अपना इस्लाम जो हमारे रूट्स हैं या कनेक्शन है वो ही दिखाएंगे, और जो हमारी जो कॉमन हेरिटेज है वो उसको हम पीछे रखेंगे, क्योंकि उससे हम इनको जो पॉलिटिशियंस हैं उनको बड़ी डिफ़िकल्टी थी कि जो है जो अपनी जो उनकी जो टू नेशन थ्योरी है उसको वो किस तरह से प्रूव करेंगे। वो प्रूव उसी बेसिस पे कर सकते हैं कि हिंदू अलग हैं, मुसलमान अलग हैं, और इस्लाम जो है वो उसका जो ओरिजिन है या जो कनेक्शन है इस पाकिस्तान से, वो उनका बहुत पुराना था। तो इसलिए जानबूझ करके ये कोशिश की गई, जैसे अभी जो डिबेट चल रही है उसमें भी इनडायरेक्टली एडमिट किया गया कि जो हमारी रूट्स हैं, क्योंकि हम सभी एक जगह से हैं, लेकिन उसके बारे में हम जो है डिबेट नहीं करते हैं, ना ही उसको पढ़ाया जाता है। अब प्राइवेट जो यूनिवर्सिटीज़ आ रही हैं उनमें डिबेट हो रही है, तो उन्होंने इनडायरेक्टली बिल्कुल एडमिट किया कि जो है ये इंटेंशनल किया गया है ताकि उनको टू नेशन थ्योरी को उसको प्रूव करा जा सके। तो ये एक पॉलिटिकल डिसीजन लिया गया पाकिस्तान में, जिसका ये नतीजा जो अब जैसे भगत सिंह जी के साथ में जो उनके बारे में इस तरह बिल्कुल सही आपने सिंघल साहब ये बात कही। और इरशाद अहमद खान साहब हमारे साथ इस डिबेट में मौजूद थे, पाकिस्तान की रूलिंग पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे थे, और उन्होंने ये भरोसा दिलाया है कि इस गलती में सुधार किया जाएगा। और वो खुद ये चाहते हैं, उनकी पार्टी ये चाहती है, उनके नेता ये चाहते हैं कि भगत सिंह के नाम पर यहां पर चौक बने। लेकिन ये याद रखिएगा इरशाद साहब कि जो देश अपने इतिहास को भुला देता है उसका भविष्य भी बर्बाद हो जाता है, और वो बर्बादी आज पाकिस्तान में नजर भी आती है। तो हम चाहेंगे कि ये गलती आप जल्द से जल्द सुधारें। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम खास मेहमानों का करना चाहेंगे हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए।